आजकल स्टॉक मार्केट लोगों के लिए पैसा बनाने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? क्या वाकई इसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है? अगर कोई बिगनर हो और स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हो तो आप उसे कौन सी बेसिक चीज़ें सिखाएंगे? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स की खरीदो फरोख होती है, मतलब बाय एंड सेल होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान PSX है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। ठीक है, सऊदी अरब के अंदर तदावुल है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ पे आप जैसे कराची के अंदर KC100 इंडेक्स, ठीक है, ये बेसिकली वो ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे 100 कंपनीज जो है ना ट्रेड हो रही होती हैं, मतलब वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक के अंदर, और उसके बाद उसको वो उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, बाय एंड सेल हो रहे होते हैं। तो एक बिगनर बिल्कुल जो है ना, उसको सबसे पहले तो मार्केट का पता हो कि वो कौन सी कंपनी ट्रेड्स हो रही हैं। ठीक है, और ये इसके इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्स का फंक्शन किस तरह से होता है। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं और ये अपना स्टॉक मार्केट पर कैसे असरअंदाज होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना, वो एक कंपनी के एस्पेक्ट से देखा जाता है। जैसे हमने बात की कि कंपनी के फाइनेंशियल्स विद इन द कंपनी। एग्जैक्टली विद इन द कंपनी, जैसे हमने बात की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो कंपनी अगर एक क्वार्टरली या सेमी एनुअल या एनुअल कंपनी का फाइनेंशियल पब्लिश करती है अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब एक जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, तो इन्वेस्टर्स को उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लो, जैसे कि हमने बात की, वो जब देख रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो एज इकोनॉमी वाइज है, मतलब वो एक गवर्नमेंट, लेट्स सपोज जैसे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है। या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, या इन्फ्लेशन बढ़ गया, या इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है ना, या मनी सप्लाई का जो ताल्लुक होता है, तो या टैक्सेस हो गए, यानी कंपनी के लिए कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल है। आमतौर पर लोगों से कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उसकी कोई डेप्थ नॉलेज नहीं रखते कंपनी के हवाले से, या एक मैक्रो इकोनॉमिक जैसे हमने बात की उसको नहीं देखते, लोगों की टिप्स को फॉलो कर लेता है, या अपने दोस्तों को देखकर, या किसी ने कुछ बोल दिया कि ये शेयर ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से उसने सोशल मीडिया में कुछ देख लिया, मीडिया में देख लिया, या आपस के सर्कल के लोग होते हैं, तो आपने जब किसी को सुन लिया, अब उन्होंने क्या एनालाइज किया है आपको नहीं पता, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया एंड देन बाय, और उसके बाद हो सकता है वो नीचे आ जाए। अगर आपका नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आजकल स्टॉक मार्केट लोगों के लिए पैसा बनाने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? क्या वाकई इसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है? इन्हीं सवालात के जवाबात को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं ख़ास गेस्ट तलहा। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तलहा, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं और आपका ट्रेडिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? वेल, आई एम CMA क्वालिफाइड, और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में लास्ट 3-4 ईयर से काम कर रहा हूँ। और कोई 4 से 5-6 महीने बाद जब मेरे पास सेविंग्स स्टार्ट होना शुरू हुई, देन आई रियलाइज़ कि अब इस सेविंग्स को जो है ना, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, इसके साथ मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है डे बाई डे इन्फ्लेशन और मुल्क की इकोनॉमी, मतलब हर मतलब साल बाद हम देखते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आप समझ लें कि डिवैल्यू हो रही होती है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा रखा हुआ है, तो मेरी मनी जो है ना वो डिवैल्यू हो रही है। करेक्ट। तो फिर मैंने डिफरेंट सेक्टर्स को देखा, मैंने बैंक्स को एनालाइज किया, मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे, मैंने सकूक देखे, मैंने स्टॉक मार्केट देखी। देन आई रियलाइज़ कि ठीक है, अभी ये सेविंग्स हैं मेरे पास और एक एज भी अच्छी है, तो मैंने जो ना फिर स्टॉक मार्केट चूज़ की, और देन मैंने उसको फिर कंपनीज को स्टडी किया डिफरेंट। देन उसके बाद मैं थोड़े थोड़े पैसे डालता रहा, और अपनी जर्नी इस तरह से मैंने स्टार्ट की। ग्रेट, एक्सीलेंट। थैंक यू। अच्छा तलहा, अगर कोई बिगनर हो और स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हो तो आप उसे कौन सी बेसिक चीज़ें सिखाएंगे? देखें, सबसे पहले तो रहमत, बिगनर्स के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट है क्या, सही है, और उसके बाद फिर वो कंपनीज को देखे। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स की खरीदो फरोख होती है, मतलब बाय एंड सेल होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान PSX है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर तदावुल है, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ पे आप जैसे कराची के अंदर KC100 इंडेक्स, ठीक है, ये बेसिकली वो ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे 100 कंपनीज जो है ना ट्रेड हो रही होती हैं, मतलब वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक के अंदर, और उसके बाद उसको वो उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, बाय एंड सेल हो रहे होते हैं। तो एक बिगनर बिल्कुल जो है ना, उसको सबसे पहले तो मार्केट का पता हो कि वो कौन सी कंपनी ट्रेड्स हो रही हैं, ठीक है,
और ये इसके इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्स का फंक्शन किस तरह से होता है, मतलब 100 कंपनीज़ हैं तो उसमें से वो देख ले कि भाई मिसाल के तौर पे अब 5 से 6 कंपनी उठा ले, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना वो 5 से 6 कंपनी सेलेक्ट करे, उसके बाद उसकी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, ठीक है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? जी देखें, जैसे मिसाल के तौर पे इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसमें क्या पता चलता है? जी हाँ, वो ये बताती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब अगर एक पूरे साल का कंपनी का जो ना परफॉर्मेंस क्या रही है, मतलब उसके रेवेन्यूज़ देख ले, रेवेन्यूज़ मतलब उसकी आमदनी क्या है कंपनी की, उसके एक्सपेंसेस देखे, फिर उसके बाद ये देखे कि कंपनी वाकई में कुछ कमा रही है, मतलब प्रॉफिट है भी है नहीं है कंपनी का। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैंने देखा यार ये ABC कंपनी है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो कंपनी ही लॉस कर रही है पिछले 5 साल से, तो सबसे पहले तो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है कि कंपनी वाकई में कुछ अर्न भी करती है। तो जाहिर है बीइंग अ शेयर होल्डर या बीइंग अ इन्वेस्टर, मैं तो हमेशा ये देखूंगा ना, मैं आ क्यों रहा हूँ मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कंपनी अगर खुद प्रॉफिट कमा रही होगी तो वो शेयर होल्डर को भी देगी। तो आपने सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज हैं 5 साल के, पिछले 5 साल के आप उसके रेवेन्यू जो है ना इनकम स्टेटमेंट ले लें, ठीक है, उसमें आपने देखा कि भाई रेवेन्यू की क्या ग्रोथ है, क्या कंपनी ग्रोइंग है, फिर उसके बाद आपने देखना क्या कंपनी रेवेन्यू तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्या उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी ग्रो हो रही है, हो सकता है उसकी कॉस्ट ना हो रही हो ग्रो, ठीक है, तो इट मीन्स कि कंपनी इंप्रूव कर रही है, उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो जाहिर हो रही होती है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लेकिन कॉस्ट जो है ना कंपनी की इतनी ग्रो नहीं हो रही, इट मीन्स कि कंपनी इंप्रूव कर रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिटर्न्स अच्छे जनरेट होने लगेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस को देखे, मेन एक्सपेंसेस को एनालाइज करे, ठीक है, देन उसके बाद उसका जो मेन एक्सपेंसेस मतलब मिसाल के तौर पे आपके कॉस्ट, जिस मिसाल के तौर पर अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी मटेरियल कॉस्ट, उसकी लेबर कॉस्ट, उसके ओवरहेड्स, ये सारी चीज़ें देखिए कि क्या कंपनी के ओवरहेड्स या मटेरियल ये सब चीज़ें रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि वैसे पता कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जब रेवेन्यू बढ़ रहा होता है तो ये मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन किस प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, एग्जैक्टली। तो आपने मतलब इस तरह से ना एक ट्रेंड देखना है, एटलीस्ट एक कंपनी को उठाएं सबसे पहले, अगर आपने एक कंपनी को उठाया तो उसके रेवेन्यूज, उसके एक्सपेंसेस वगैरह देखे, और 5 साल का डेटा उठाएं, ताकि एक पिक्चर क्लियर नज़र आए कि 5 साल के अंदर कंपनी ने क्या वाकई परफॉर्म किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें अगर ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके हिसाब से आप जो है ना अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। फिर उसके बाद बैलेंस शीट आती है, ज़ाहिर है अब मिसाल के तौर पर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, हो सकता है कंपनी प्रॉफिट कर रही हो लेकिन कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर को कुछ ना दे रही हो। अब देखें ना, शेयर होल्डर के लिए मतलब जो एक इन्वेस्टर है उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक उसका डिविडेंड है, ठीक है, और एक कैपिटल एप्रिसिएशन है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है, बेसिकली डिविडेंड यही है कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से शेयर होल्डर को कितना देती है, ठीक है, और एक कैपिटल एप्रिसिएशन है, मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर 10 रियाल का लिया या 10 रुपये का लिया, वो 10 रुपये का शेयर 12 रुपये का हो गया, तो 2 रुपये जो आपके बचे वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, मतलब आपकी शेयर की प्राइस बढ़ी। चला, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हो गई, मतलब हम अगर मतलब वो फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, जी इट इज़ गुड फॉर देम टू अंडरस्टैंड, जी जी, बल्कि इट इज़ ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। जी, एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड बंदा है, उसको कौन सी चीज़ें, यानी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए? जी जी, बेसिक देखें, एक तो इनकम स्टेटमेंट हो गई, उसमें उसने सिंपल उसने रेवेन्यूज़ देखने जो बिल्कुल उसके टॉप पे आ रहे होते हैं, ठीक है, रेवेन्यूज़ में मतलब इसकी जो आमदनी जो है, तो उसके एक्सपेंसेस देख के उसने ये देखना कि प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट उसका क्या है, प्रॉफिट है भी या नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो एक अच्छा, एक गुड साइन होता है कि ठीक है कंपनी कमा रही है, तो उस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी पोजीशन देखनी है, ठीक है ना, कंपनी का ये देखना है कि आपकी कंपनी के असासे जो एसेट्स हैं, क्या उसके एसेट उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं, ऐसा ना हो कि कंपनी ने इतना ज़्यादा कर्ज लिया वो हो बैंकों से और दूसरे सेक्टर से। यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं करंट रेशो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें आपने ये देखना है ना कि आपके जो कंपनी ने जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कंपनी के जो आपके कर्ज हैं, ऐसा ना हो कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ चढ़ाई हुई हो अपने ऊपर, तो उससे होगा क्या कि जाहिर सी बात है एक फिक्स कमिटमेंट है, कंपनी ने अगर लायबिलिटीज़ ली में तो उसने फिर इंटरेस्ट भी देना होगा, करेक्ट, तो एक नेगेटिव सिग्नल क्रिएट हो रहा होता है। तो आपने ना मतलब मेन चीज़ें देखनी है कंपनी के एसेट्स के अंदर। आप ये देख लें कि कंपनी के रिसीवल्स कितने हैं, 5 साल का कलेक्शंस हो रही है। जी हाँ, 5 साल का अगर आप हिस्ट्री ट्रेंड देखें तो रिसीवल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि भाई कंपनी के रिसीवल बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ क्यों रहे हैं? अगर रेवेन्यू ही बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो रिसीवल भी बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर रिसीवल बढ़े जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, इट मीन्स कि वो
क्या नाम है, कलेक्शंस नहीं हो रही हैं, वीक कलेक्शन। एग्जैक्टली, हाँ वीक कलेक्शंस है। तो इसी तरीके से आपने लाइबिलिटीज़ भी जज करनी है कि भाई कंपनी 5 साल से लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ती भी जा रही हैं, सप्लायर को कंपनी पेमेंट ही नहीं कर रही है, इट मीन्स कि कंपनी के कैश फ्लोज में मसला है, शायद हो सकता है कंपनी के पास पैसे ही ना हो। तो ये सारे आपने ना मेन फंडामेंटल्स बेसिक चीज़ें जो है ना आपने देखनी। फिर उसके बाद रेशोज़ भी आते हैं कुछ, तो वो फिर कौन से मेन रेशोज़ हैं जो कि मतलब नॉन फाइनेंशियल जो बंदा है जी वो फोकस करे? देखें, जैसे मिसाल के तौर पे आपका अर्निंग पर शेयर होता है एक, ठीक है, EPS। इसको बेसिकली आप कैसे निकालते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो प्रॉफिट्स हैं साल का, उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स से, जो कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं, तो वो बताता है कि एक शेयर मतलब EPS मतलब पर शेयर आपका प्रॉफिट क्या है, ठीक है। गुड। तो अब आप देखते हैं भाई, मिसाल के तौर पे एक शेयर है 10 रुपये का और उसका प्रॉफिट एक पर शेयर जो है वो 2 रुपये, तो आप एक कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट है आज 10 रुपये मार्केट दे रही है और मेरे जो कंपनी है वो मुझे 2 रुपये जो है ना वो शेयर दे रही है, मतलब 2 रुपये EPS दे रही है। देन उसके बाद उसको डिवाइड भी करते हैं, मतलब मार्केट प्राइस को डिवाइड करते हैं इस अर्निंग पर शेयर से, तो एक PE रेशो आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, मतलब इसमें आपको ये पता चलता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो आपके कितने टाइम ज़्यादा है आपके अर्निंग से, ठीक है। लेट सपोज आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार ये PE रेशो जो आपका आ रहा है 10 आ रहा है लेट सपोज, तो इट मीन्स कि आपकी मार्केट की जो प्राइस है वो 10 गुना आपके प्रॉफिट से ज़्यादा है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, अच्छा अब ये आपने ये तो निकाल लिया, अब आप मिसाल के तौर पे एक कोई हॉस्पिटल सेक्टर की बात कर लें, आप उसका आपने एक जो है ना प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लिया। अब ये आपके लिए यूज़फुल तब होगा तब आप और कंपनीज को भी लें और उसको कंपैरिजन करें। फिर पूरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आप ले लें, 5-6 कंपनी ले लें और सबको कंपैरिजन करें कि भाई PE रेशो मेरी कंपनी का जो मैंने लिया है वो 10 आ रहा है, दूसरी कंपनीज का लेट सपोज जो है वो किसी का 12 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है। तो जितना PE रेशो कम है ना उतना अच्छा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा होता है ना उतना ये होता है कि भाई मार्केट प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, आपने भी ये देखना है कि मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, तो ये बेसिकली आप ये इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, तो आप इसको कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी पीर से, इंडस्ट्री से देख रहे होते हैं, विद इन द इंडस्ट्री आपके पास जो कंपनीज आ रही होती हैं, समझ रहे। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। और मुख्तलिफ रेशोज़ हैं, मिसाल के तौर पर रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROE जिसे हम कहते हैं। व्हाट अबाउट लिक्विडिटी? लिक्विडिटी बेसिकली ये है कि देखें कंपनी की एबिलिटी टू पे ऑपरेशन, मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की, डे टू डे लाइबिलिटीज़ हैं, क्या कंपनी के पास इतनी कैश फ्लो की पोजीशन है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके आने वाले शॉर्ट टर्म के, अगर आप उस एस्पेक्ट से बात करें तो वो आप देखते हैं कि मेन मिसाल के तौर पे कंपनी की 100 मिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी के पास आज जो है ना 10 मिलियन भी नहीं है, और आज अगर कंपनी को पे करना पड़े तो कैसे करेगी कंपनी पे? तो उसकी लिक्विडिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी अच्छी लिक्विडिटी होती है इट मीन्स कि एक गुड सिग्नल है कि कंपनी के पास एक कैश फ्लो भी है, जो वो कमा रही है वो कैश फ्लो भी उसके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ी डिस्कशन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। देखें, एक तो हमने जैसे बात की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एक इट्स नॉट अ रियल कैश फ्लो पोजीशन कि मतलब आप अपने जो रेवेन्यूज देख रहे हैं या एक्सपेंसेस देख रहे हैं वो एक कैश के इनफ्लो आउटफ्लो से नहीं देख रहे हैं, वो एक अकाउंटिंग के अपने मैकेनिज्म है। लेकिन जब आप कैश फ्लो की बात करते हैं तो इट्स अ प्योर लाइक इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है, जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि अब आपके पास ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, कि आप देखते हैं कि भाई कैश फ्लो ऑपरेशंस के अंदर कंपनी का कैश कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर तो वो मिसाल के तौर पे आपका जो प्रॉफिट है, लेट सपोज 100 मिलियन का आपका प्रॉफिट है तो और आपका कैश फ्लो ऑपरेशन भी आपका ऑलमोस्ट नियरेस्ट आ रहा है, इट मीन्स कि ये अच्छा साइन है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट क्या है, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं कि कंपनी कितनी एक्सपेंशन कर रही है, उससे आपको भी एक आइडिया और होता है कि यार एक कंपनी है वो जो है ना कैपेक्स, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपको 5 से 4-6 साल मोर देन 1 ईयर जो आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं, वहाँ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और आपको एक सिग्नल दे रहा होता है कि यार ये फ्यूचर के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है। लेट सपोज एक हॉस्पिटल की इंडस्ट्री की एग्जांपल ले रहे हैं, उसने जो है ना नया हॉस्पिटल कहीं खोला है, ओपन खोला है, एग्जैक्टली, और उसने जो है ना इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। अब वो इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ रही है कि यार ये इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे, आने वाले 5 साल बाद ये जब दूसरी ब्रांच खुलेगी ना इसका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो एक प्लस पॉइंट है अगर तो आप लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि कंपनी क्या अपनी कंपनी क्या अपनी बोरोइंग्स पे कर रही है या बोरोइंग्स ले ही रही है बस,
तो आपको वहाँ से पता चल रहा होता है कि यार बोरिंग्स जो ना कंपनी प्रोसीड्स आ रही हैं कंपनी की हर साल, अगर आप 5 साल का ट्रेंड देखें कंपनी में लाइबिलिटी बढ़ाती भी जा रही है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि कंपनी अपनी बोरिंग्स पे करती भी आ रही है, ठीक है ना, 5 साल का अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल कि भाई कंपनी के पास पैसा है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ भी पे कर रही है ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं और ये अपना स्टॉक मार्केट पर कैसे असरअंदाज होते हैं? रहमत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और एक बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट जो ना ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक जो आपने बात की, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना वो एक कंपनी के एस्पेक्ट से देखा जाता है। जैसे हमने बात की कि कंपनी के फाइनेंशियल्स विद इन द कंपनी, एग्जैक्टली विद इन द कंपनी। जैसे हमने बात की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो कंपनी अगर एक क्वार्टरली या सेमी एनुअल या एनुअल कंपनी जब फाइनेंशियल पब्लिश करती है अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब एक जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, तो इन्वेस्टर उसको उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लो, जैसे भी हमने बात की, वो जब देख रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेट करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो हैं जो, यानी माइक्रो में हम कह सकते हैं कि इंटरनल डिसीजंस एग्जैक्टली विद इन द कंपनी, विद इन द कंपनी, मतलब एक कंपनी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं और कि भाई ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है या कंपनी की पोजीशंस क्या है, इस तरह से। करेक्ट। और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो एज ए इकोनॉमी वाइज है, मतलब वो एक गवर्नमेंट, लेट सपोज जैसे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है। या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, या इन्फ्लेशन बढ़ गया, या इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है ना, या मनी सप्लाई का जो ताल्लुक होता है, तो या टैक्सेस हो गए, यानी ये कंपनी के लिए कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल है। जैसे एक फाइनेंस के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं ना, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। करेक्ट। वो सिस्टमैटिक क्या है, बेसिकली जो एक सिस्टम से होता हुआ आ रहा है, मतलब इट्स नॉट कंट्रोलेबल बाय द कंपनी। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड, सही है ना, तो आपने वो मतलब उसको एब्जॉर्व करना ही है, ठीक है। तो और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क यही है कि जो आपका कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की जो अपनी जो ग्रोथ है, कंपनी की जो अपने जो ऑपरेशंस हैं, तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। गुड। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टर को दोनों चीज़ें देखनी है, मतलब पैरेलल ना। यानी इन्वेस्टर को कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए, मेन फैक्टर्स? देखें, मैक्रो इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो जैसे इंटरेस्ट रेट है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जब स्टेट बैंक अनाउंस कर रहा होता है कि आपको जैसे न्यूज़ आ रही होती है कि भाई एक एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी को। अब मिसाल के तौर पे आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो होगा क्या कि जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालेगा, वो बैंक में इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि जाहिर है बैंक ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में एक सिग्नल आएगा कि यार ये मार्केट ना गिरेगी, क्योंकि सारा पैसा जब एकदम से, वही डिमांड सप्लाई का गेम है ये सारा ना, कि जैसी इन्वेस्टर सारा का सारा पैसा निकालेगा ना, स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो आपने उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है अपना कि मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो आपने अपना पैसा किस तरह से निकालना है और या किस तरह से नहीं निकालना, अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन आपने देखना है। इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं टैक्सेस हैं, ठीक है, अगर कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है, लेट्स वो 20% से 30% कर दिया, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मतलब वो जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट करेगा ना। तो उसके हिसाब से जब जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स इम्पैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को भी इम्पैक्ट होगा उसका, तो उससे प्राइसेस भी डाउन हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आपने अकॉर्डिंगली मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन देखना है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपने कंपनी को किस तरह से देखना है कि अगर एक कंपनी ने फाइनेंशियल अनाउंस की हैं और जैसी फाइनेंशियल अनाउंस हुई हो कंपनी के प्रॉफिट्स डबल हो गए, या लेट सपोज 50% बढ़ गए या 10% बढ़ गए, तो इन्वेस्टर यही देखेगा कि यार कंपनी जो है ना ग्रोथ कर रही है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, सारे इन्वेस्टर एकदम से जंप करेंगे मार्केट के अंदर, उस स्टॉक को परचेज करेंगे और एकदम से शेयर ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। तो आपने अपनी पोजीशन देखनी है कि आपने क्या उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, अकॉर्डिंगली मतलब आपने उसमें उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है अपने आप। तला आमतौर पर लोगों से कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? ये भी एक अच्छा सवाल है। लोग नॉर्मली जो है ना मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उसकी कोई डेप्थ नॉलेज नहीं रखते कंपनी के हवाले से, या एक मैक्रो इकोनॉमिक जैसे हमने बात की उसको नहीं देखते, बस वो एक डीप असेसमेंट नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी होता है कि एक इन्वेस्टर जो है ना मतलब लोगों की टिप्स को फॉलो कर लेता है, या अपने दोस्तों को देखकर, या किसी ने कुछ बोल दिया कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से उसने सोशल मीडिया में कुछ देख लिया, मीडिया में देख लिया, या आपस के सर्कल के लोग होते हैं, तो आपने जब किसी को सुन लिया, अब उन्होंने क्या एनालाइज किया है आपको नहीं पता, उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन लिया एंड देन बाय, और उसके बाद हो सकता है वो नीचे आ जाए। तो आपने खुद ही बेसिकली
देख के कंपनी को एनालाइज करके, जैसे हमने फैक्टर्स की बात की, उसकी बेसिस पर डिसीजन लें। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि जो आमतौर पे देखा जाता है कि नॉर्मली लोग जो है ना ग्रीडी भी हो जाते हैं। समटाइम कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, ठीक है, मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। भाई ऐसा नहीं होता कि आपको कोई फ़ौरन एक दिन के अंदर कमा के देगा। तो ये सारे पेशेंस और ये सारी और लोग जो ना, मैंने ये भी मतलब देखा है कि जितना पैसा होता है वो लगा देते हैं, कितना पोर्शन लगाना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। इसमें जो असल में एक डिसिप्लिन वाली जो बात है ना, कि आपने मिसाल के तौर पर आपके 100K हैं, ठीक है, तो आपने सारे नहीं लगाने। अच्छा, पहले तो आपने ये भी देखना है ना कि आपके वही जो 100K हैं, ये 100K आपकी सेविंग्स हैं। मतलब अगर ये 100K आज डूब गए तो क्या आप तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान्स आपके पास हैं। अगर आपके पास इतना रिसोर्स है 100K, अब उस 100K को भी आप पूरा ना लगाएं। Exactly. ठीक है, आपने एक 5 कंपनीज देखी हुई है, 3-4 कंपनी जो भी देखी हुई है, उसके बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप लगाएं, ट्रेंचेस में लगा लें। पहले 20% आप इन्वेस्ट करते हैं, ग्रीडी ना हो। सही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है, नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है तो और परचेज कर लें। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलें। आप 20% लगा दें पहले ट्रेंच के अंदर, फिर 20% और लगा दें। इस तरीके से आप लगाएं। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि एक इन्वेस्टर जो है ना, जो मतलब एक मेन गलती करता है, वो ये नहीं देखता कि उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है। ठीक है, ये जो नॉर्मली मैं फेस करता हूँ ना, कि अब मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर है, वो रिस्क अवर्स है, वो नहीं ले सकता रिस्क। ठीक है, अब उसके पास 100K है, उसने लगा दिया, उसको पता नहीं था, वो एकदम से जब नीचे आया ना शेयर, तो उसके सारा का सारा जब लॉस हुआ, देन वो फंस गया। वो उसको इस तरह से मैनेज करना है अपना पोर्टफोलियो के, वो फिर जो ना मतलब कुछ फिक्स डिपॉजिट के अंदर लगाए, कुछ रिस्की एसेट्स के अंदर लगाए, ताकि उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है ना वो एक अच्छा बने। ठीक है, वो एक ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा 100% रिस्की एसेट में लगा दिया। तो आपने अपनी रिस्क एपेटाइट अकॉर्डिंगली देखनी है, डाइवर्सिफिकेशन देखनी है, एग्जैक्टली, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगाना इंडस्ट्री के चाहिए। अंदर, और फिर फिक्स के अंदर अलग लगा लें, रिस्की एसेट के अंदर सारा पैसा एक इंडस्ट्री में मत लगाएं। एग्जैक्टली। तो ये मल्टीपल मतलब फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे एक इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न कमा सकता है, लेकिन अगर अगेन वही पेशेंस रखे और डिसिप्लिन रखे उसकी बेसिस पर। एक्सीलेंट, थैंक यू।